राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल का वर्गीकरण। इसको 6 भागों में बांटा गया: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। जिसमें से कि हमने गद्य साहित्य के बारे में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पद्य साहित्य हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पद्य साहित्य के अंतर्गत हमने विद्यापति को पढ़ा था, जिसमें कि उनके ग्रंथ और विद्यापति के बारे में किस विद्वान का क्या कहना था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं। इसके बाद हम जो दूसरे पद्य साहित्यकार हुए अमीर खुसरो, उनके बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो जो है वो है आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म है 1255 ईस्वी में हुआ और कहीं कहीं 1253 ईस्वी में मिलता है। तो ये आप अपने उस पर देख लें कि 1255 सही है, 1253, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। इनका जन्म हुआ था यूपी के एटा जिले के पटियाली गांव में। इनका निधन हुआ 1324 ईस्वी में। इनका जो नाम है, मूल नाम, वो था अबुल हसन, और पूरा नाम कह सकते हैं अबुल हसीन अमीनुद्दीन खुसरो था इनका पूरा नाम। मूल नाम से भी बड़े प्रश्न बनते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, तो क्या अबुल हसन नाम था इनका। इनके जो गुरु रहे वो थे निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया जब ये 12 वर्ष के थे तो एक वृद्ध व्यक्ति ने ख्वाजा इजुद्दीन ने, उनका नाम था ख्वाजा इजुद्दीन, इनको खुसरो की उपाधि दी थी। जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनको खुसरो की उपाधि मिल चुकी थी। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने उनको तुर्कल्लाह अर्थात तुर्क अल्लाह की उपाधि से नवाजा था। अगर ये पूछा जाए कि तुर्क अल्लाह की उपाधि किसने दी थी, तो इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। और जो खुसरो की उपाधि दी थी वो एक वृद्ध व्यक्ति थे, ख्वाजा इजुद्दीन। जब ये 12 वर्ष के थे ये उपाधि तब इन्हें दी गई थी। इन्होंने 11 से अधिक शासकों का शासनकाल देखा था। ये सर्वाधिक जो शासक रहे उनके उसमें उन्होंने कार्य किया, जिनमें से 2 नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तुगलक शासक थे और खिलजी शासक। इनके शासनकाल में इन्होंने रचनाएं लिखी। सबसे ज़्यादा शासकों का शासनकाल देखा था इन्होंने, ये भी प्रश्न बनता है। तो कौन थे? अमीर खुसरो। ये सर्वाधिक लंबे समय तक खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन में रहे थे। जो खिलजी शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके शासनकाल में ही सर्वाधिक समय तक रहे। इन्होंने उर्दू भाषा को अपनी कविताओं में स्थान नहीं दिया था। वैसे तो ये मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने उर्दू को अपनी कविताओं में स्थान नहीं दिया, अपितु भाषा हिंदी को अपनी कविताओं में स्थान दिया और दिलवाने में महत्वपूर्ण कार्य भी किया। इन्होंने सर्वप्रथम रेखता शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं के माध्यम से किया जाता है। ये अलग अलग शैलियाँ होती हैं, तो एक रेखता शैली होती है, उसका प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। रेखता शैली क्या होती है? रेखता शैली होती है, इस शैली में गजल की 2 पंक्तियों का अलग अलग भाषा में लिखी जाती हैं। वो इनमें गजल की प्रथम पंक्ति तो अरबी फारसी भाषा में होती है, जबकि द्वितीय पंक्ति जो दूसरी पंक्ति होती है वह मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी जाती है। रेखता शैली किसे कहते हैं? जिसकी पहली पंक्ति तो अलग भाषा में हो, अलग से मतलब या तो होगी अरबी में या फारसी भाषा में, और जो दूसरी पंक्ति होती है वो होती है ब्रज भाषा या मिश्रित भाषा में। उसी को रेखता शैली कहते हैं। अर्थात इसमें प्रथम पंक्ति उर्दू की है, वहाँ रेखता शैली होती है, तथा द्वितीय पंक्ति हिंदी भाषा की होती है। मतलब 2 अलग अलग भाषाओं का उसमें प्रयोग किया जाता है, वो होती है रेखता शैली।
अमीर खुसरो ने ही सितार और तबले का भी आविष्कार किया था। इन्होंने गज़ल, कव्वाली, पहेली और मुकरियों को भी लिखा इन्होंने। विशेष में क्या है कि टोंक की कव्वाली प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कव्वाली कहाँ की है? टोंक की। इन्होंने हिंदी जबान या कह सकते हैं भाषा पर बहुत ज़्यादा गर्व किया। इन्हें मतलब हिंदी भाषा पर बहुत ज़्यादा गर्व था। ये हिंदी को अरबी फारसी से अधिक श्रेष्ठ और प्रेम किया करते थे। अरबी फारसी से भी ज़्यादा ये अधिक श्रेष्ठ किसे मानते थे? हिंदी भाषा को। इसलिए इन्होंने लिखा है, क्या लिखा? चुमन तूतिये हिंदम अर रास्त पूसी जेमन हिंदुई पुर्स जा नाज गोयम। ये खुसरो की पंक्तियां हैं इन्होंने जो कि हिंदी के बारे में कही। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हिंदुस्तान की तूती, तूती का मतलब होता है बोली, हिंदुस्तान की जो बोली है, यदि तुम वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। इसका ये अर्थ हुआ। इन्हें मतलब कोई इनसे पूछता था तो वो उनको कहते थे कि मुझसे तो हिंदी में ही पूछो। स्वयं को हिंदुस्तान की इन्होंने तूती कहा। ये संज्ञा हिंदुस्तान की तूती जो है इन्होंने खुद को ही दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोताए हिंद कहा था। तूती तो इन्होंने स्वयं को कहा था और तोताए हिंद किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिनके ये शासनकाल में रहे थे। ईश्वरी प्रसाद ने इनको कवियों में राजकुमार कहा था। कवियों में राजकुमार किसने माना? ईश्वरी प्रसाद ने। और किसको माना ऐसे पूछा जाए तो अमीर खुसरो को माना था कवियों में राजकुमार। इन्होंने अपने काव्य लेखन की जो शुरुआत है वह बलबन के राज दरबार से की थी। शुरुआत कहाँ से की थी इन्होंने? बलबन के राज दरबार से। और सर्वाधिक किसके शासनकाल में कार्य किया है इन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बलबन ने अपने पुत्र को काव्य विलास या काव्य विनोद के लिए इनको नौकर के रूप में चुना था। बाद में ये अपने काव्य प्रतिभा के बूते पर बलबन के पुत्र के प्रथम शिक्षक के रूप में विख्यात भी हुए। बलबन ने इनको सबसे पहले अपने पुत्र के जो काव्य सिखाने के लिए या उसके लिए इन्हें रखा था। एक नौकरी के रूप में, मतलब नौकर के रूप में रखा था। पर जब इनकी प्रतिभा को देखा और इनके प्रतिभा के बूते पर ही वह उनके शिक्षक भी बने फिर बलबन के पुत्र के। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें अवधी का प्रथम कवि कहा है। किसको? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि ये बहुत प्रतिभाशाली थे, इसी कारण द्विवेदी जी इनको सुकवि की उपाधि से नवाजते हैं। क्या कहते हैं इनको? सुकवि। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रथम समन्वयक कवि कहे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के कवि भी कहे जाते हैं ये। और दूसरे हिंदू मुस्लिम एकता के अगर कवि पूछ लिया जाए तो वो थे कबीरदास। ये प्रश्न बहुत घुमा के पूछे जाते हैं बार बार कि हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वयक कवि कौन थे, तो उसमें नाम आएगा अमीर खुसरो का। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय कवि कौन थे तो वो कबीरदास जी थे। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक कट्टरता का परिचय बिल्कुल भी नहीं दिया। न तो इन्होंने किसी का समर्थन किया और न ही इन्होंने विरोध किया। खड़ी बोली व फारसी में रचना करने वाले ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। और फारसी में रचना, दोनों में जो रचना करने वाले थे वो यही थे सबसे पहले। इन्होंने काव्य लेखन की एक नवीन शैली सबक ए हिंदी का प्रारंभ किया था। कौन सी शैली का? सबक ए हिंदी का प्रारंभ। इन्होंने बरवा राग में लय रखने की एक नवीन शैली को भी जन्म दिया था। बरवा राग भी इन्होंने ही शुरू किया था और सबक ए हिंदी भी इन्होंने प्रारंभ किया था। संगीत की तिलक शैली, एक थी तिलक शैली और एक थी सनम शैली का प्रारंभ भी इन्होंने ही किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो सामाजिक प्रवृत्ति का प्रयोग करने वाले हिंदी के प्रथम कवि हैं। ब्रजरत्न दास ने इनको तूतिये हिंद
की उपाधि से नवाजा। तूतीय हिंद किसने कहा था? ब्रजरत्न दास ने। ये हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिनको हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा में गीत व कव्वालियों की रचना की। हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में गीत और कव्वालियों की रचना की। इनका काव्य लेखन दिल्ली के आसपास का ही रहा। काव्य लेखन इन्होंने कहाँ किया? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो को हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान तीनों से ही बेहद लगाव था। किससे? हिंदी से भी, हिंदवी यहाँ की भाषा से भी, और हिंदुस्तान से भी। इन्होंने हिंदू परिवारों को मार्मिक त्रासदी या कह सकते हैं पुकार को इस रूप में चित्रित या प्रस्तुत किया। हिंदू परिवारों की जो मार्मिक त्रासदी थी उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे एक इनका वो आता है, काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे, भैया को दिए महला दो महला हमको दिए परदेस। ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। मतलब इन्होंने हिंदू परिवारों की वो करी ना, क्योंकि वो शादी करके उन्हें भेज देते थे, तो एक मतलब लड़की कह रही है उसकी तरफ से ही इनका कहना है कि काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल, मतलब मुझे तो ब्याह दिया और भैया को दिए महला दो महला हमको दिए परदेस। उनको तो महल दो महल दे दिए और हमें परदेस भेज दिया। अमीर खुसरो के प्रेम का जो अंदाज था वह बेहद सूफियाना था। जैसे सूफियाना अंदाज में इन्होंने क्या लिखा? कामा चुन चुन के खइयो रे, दो नैनन मत खइयो, मोहे पीव मिलन की आस। ये इनकी सूफी अंदाज में लिखी गई पंक्तियां हैं। अब इनके कृतित्व या फिर कहें रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में लगभग 99 पुस्तकों का लेखन कार्य किया, जिनमें से 20-25 रचनाएं उपलब्ध होती हैं। लिखी तो इन्होंने बहुत नहीं, पर उपलब्ध कितनी होती हैं? 20 से 22 रचनाएं। पहली रचना आती है खालिक बारी, जो कि अरबी फारसी शब्दों का पर्यायवाची कोश कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को ज्ञान देने के उद्देश्य से की थी। जो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जब ये रहे तो उनके पुत्र को ज्ञान देने के उद्देश्य से ये लिखी गई थी। कौन सी? खालिक बारी। ये किस भाषा में? अरबी फारसी भाषा के शब्दकोश के रूप में लिखी गई थी ये। डॉक्टर अब्दुल कादिर क्या कहते हैं इस रचना के बारे में? वो कहते हैं कि इस रचना को खुसरो ने नहीं लिखा, अपितु इसे अमीर खुसरो के बाद के किसी अन्य कवि की रचना इसे मानते हैं। अब्दुल कादिर इसे इनकी रचना नहीं मानते, बल्कि इनके बाद के किसी कवि की रचना मानते हैं। अगली रचना आती है ढकोसला, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ढकोसला मतलब एक व्याकरणिक दृष्टि से सही शब्द नहीं माना जाता। क्यों? ढकोसला का वास्तविक शाब्दिक जो अर्थ है वह होता है फालतू। ढकोसला मतलब फालतू। उदाहरण इसमें किस तरह के मतलब शब्दों का प्रयोग करके ये लिखी गई है? पीपल पड़ी पपोड़िया, झरझर रहे हैं बेर, सर में लगी खटाक से, वाहरे तेरी मिठास ला पानी पिला। ये मतलब कहीं भी व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं माने गए। अगली रचना आती है आवाज ए खुसरवी, जो कि अमीर खुसरो की आवाज, इसका अर्थ है आवाज ए खुसरवी मतलब अमीर खुसरो की आवाज। यह मूलतः संगीत से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें वर्षा ऋतु के पदों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का। फिर आती हैं पहेलियाँ। राम कुमार वर्मा के अनुसार 6 प्रकार की पहेली मानी गई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 2 पहेलियाँ प्रमुख होती हैं। वो 2 पहेलियाँ कौन कौन सी हैं? अंतरलापिका पहेली और एक आती है बहिर्लापिका पहेली। तो अंतरलापिका पहेली में क्या है? इस पहेली में उसका जवाब उसी के अंत में होता है। मतलब जब ये पहेली शुरू की जाती है तो इस पहेली में उसका जवाब उसी के अंत में शुरू होता है। जैसे इसका मतलब हुआ श्याम वर्ण है दांत अनेक, मतलब श्याम तो वर्ण है उसका और दांत अनेकों हैं। लैकत जैसे नारी, और ऐसे मतलब लचकाती है जैसे नारी में वो होती है। दोनों हाथ से खुसरो खींचे, दोनों हाथ से पकड़ के, एक तरफ से दूसरी तरफ से और एक इधर से, दोनों तरफ से खींची जाती है। और कहे सो आरी,
तो इसमें इसी का मतलब आंसर भी मिल जाता है। उत्तर है इसका आरी। कौन सी चीज़ है वो? आरी है, जिसे दोनों तरफ से खींचकर, और उसमें बहुत सारे दांत होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो इसी में इसका उत्तर भी मिल जाता है। ये एक तो ये पहेली होती है जिसे अंतरलापिका कहते हैं, इसी के अंदर इसका उत्तर भी मिल जाता है। दूसरी आती है बहिर्लापिका। बहिर्लापिका पहेली में क्या होता है उसका उदाहरण देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधे धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो वो क्या चीज है? आकाश। तो इसका उत्तर जो है वो बाहर मिलता है, इसलिए बहिर्लापिका पहेली कही जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। वह आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, सखी साजन न सखी ढोल। तो क्या चीज है? वह आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, है सखी साजन ना सखी ढोल। क्या चीज है वो? ढोल है। तो ये भी एक अंतरलापिका पहेली का ही उदाहरण है। नहीं, ये पहेली, सॉरी, ये पहेली नहीं, मुकरियाँ हैं। ये मुकरियाँ हैं क्योंकि वो किसी चीज को कहकर मुकर रही है। वह आवे तब शादी होवे, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, सखी साजन ना सखी ढोल। मतलब वो कह रही है क्या वो मतलब साजन है? तो वो कह रही नहीं, साजन नहीं, वह ढोल है। तो वो मुकर रही है एक तरह से ही। वैसे तो इसका उत्तर साजन भी है, पर वो उससे मुकर के उसको ढोल बता रही है। तो इनको मुकरियाँ कहते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य लेखन में पहेलियों व मुकरियों का प्रयोग किया। आधुनिक काल में किसने प्रयोग किया था इनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और आदिकाल में किसने प्रयोग किया था? वो किया था अमीर खुसरो ने। अगर आधुनिक काल में पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आएगा, और आदिकाल में अगर पूछा जाए कि पहेलियों और मुकरियों का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने पहेलियों व मुकरियों के माध्यम से हिंदू व मुसलमान के दिलों को जोड़ने का भी कार्य किया। आगे बारी आती है कव्वाली की। कव्वाली क्या है? इनके माध्यम से हिंदू व मुसलमानों के मानवतावादी संदेशों को कव्वालियों के माध्यम से लिखकर घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। किसने? अमीर खुसरो ने। दो सुकने क्या चीजें, ये भी इन्होंने लिखे। यहाँ दो या दो से अधिक प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है, वो होते हैं दो सुकने। जैसे उदाहरण देखें इसका। इसका उदाहरण है पान सड़ा क्यों, पूछा जा रहा है बाटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और विधा बिसरी क्यों। इन चारों का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा, तो उनको बोलते हैं दो सुकने। तो इसका उत्तर होता है फेरा न था। पान सड़ा क्यों? क्योंकि फेरा नहीं था। बाटी जली क्यों? वो भी फेरी नहीं थी। घोड़ा अड़ा क्यों? वो भी फेरा नहीं था, अगर बार बार चलता रहता तो काम करता रहता बराबर। विधा बिसरी क्यों? मतलब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उसे जब हम फेरते नहीं हैं तो बिसर जाती है। अगली रचना आती है इनकी आशिक। इस रचना में अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा की दिल खोलकर प्रशंसा की थी। अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की दिल खोलकर प्रशंसा किस रचना में की गई, तो वो थी आशिक में। नूह सिपर। नूह सिपर रचना में क्या है? इस रचना में भारतीय भाषा बोलियों का चित्रण किया है। जो भारत की जो भाषा बोलियां हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, उसका चित्रण इसमें किया गया है। शुक्ल जी की दृष्टि में खुसरो क्या कहते हैं? मतलब खुसरो के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी का कहना है कि इनकी पहेलियां व मुकरियां प्रसिद्ध हैं। अर्थ, गांभीर्य व उक्ति वैचित्र्य इनका प्रसिद्ध है। ये कहना था शुक्ल जी का। कबीरदास की अपेक्षा, ये शुक्ल जी के ही कथन है। कबीरदास की अपेक्षा खुसरो का ध्यान आम बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। शुक्ल जी और क्या कहते हैं कि कबीरदास की अपेक्षा, कबीरदास जी तो ने तो अपने ग्रंथों में आध्यात्मिक भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया, पर इन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था।
खुसरो की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। खुसरो की रचनाओं में कितनी भाषा पाई जाती है? दो प्रकार की, एक तो आम बोलचाल की भाषा और एक साहित्यिक भाषा। राम कुमार वर्मा की दृष्टि में खुसरो क्या है? राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि अमीर खुसरो विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य की अमूल निधि हैं, ये सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये कहना था राम कुमार वर्मा जी का। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय ये दिल्ली से बाहर थे। जब इनके गुरु की मृत्यु हुई तो ये दिल्ली में थे ही नहीं, बाहर थे। ये समाचार मिलने पर बड़े दुखी हुए और सूफियाना अंदाज में इन्होंने क्या कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारी केसी, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देसी। ये इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु के समय इन्होंने सूफियाना अंदाज में ये कथन कहे थे। खुसरो ने हिंदी कविता का नमूना इस प्रकार प्रस्तुत किया। हिंदी कविता में इन्होंने कैसे शब्द लिखे ये हम देखेंगे, जिनके उदाहरण इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि किस कारण कहा जाता है? तो ये इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं उसी के आधार पर इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो इन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया? खुसरो रैन सुहाग की जागी प्रिया के संग, तन मेरा मन पीव का दुई भई एक अंग, जनक सजन सकारे जाएंगे रैन मिलेंगे रोए, विदना ऐसी रैन करी मोर कभी न होए। इन्होंने ये पंक्तियां लिखी। खुसरो रैन सुहाग की जागी प्रिया के संग, तन मेरा मन पीव का दुई भई एक अंग, सजन सकारे जाएंगे रैन मिलेंगे रोए, विदना ऐसी रैन की करी मोर कभी न होए। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध कथन कौन कौन से थे? अमीर खुसरो के कथन रहे, शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसान की आंखों में जमा हुआ रक्त है। ये इन्हीं का कथन है। अगर दूसरा कथन इनका क्या है? यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये इन्होंने कैसी भाषा में लिखा था? अगर फिरदौस किसी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, मतलब फिरदौस कहते हैं जन्नत को, अगर जन्नत कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। ये इन्हीं का कथन था। तो इस तरह से हमने पद्य रचनाओं के अंतर्गत आज अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम गद्य साहित्य और उसके बाद पद्य साहित्य के अंतर्गत इन्हें पढ़ रहे हैं। पद्य साहित्य में हमने पहले विद्यापति को पढ़ा था, उसके बाद अमीर खुसरो को पढ़ा है। आगे हम अगले वीडियो में हम किसी और रचना के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।